अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय सोयादी शाह की एपिसोड नंबर 46 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। धमका नहीं रही आपको, याद करवा रही हूँ कि हमारा इससे भी कहीं बुरा हशर होगा। बेहतर है हम चलें। हुँ, कोई बात नहीं, इसका बदला तो मेरी जान मैं आकर ले लूँगा। गले से शर्ट को थोड़ा-सा खींचते हुए मोहब्बत का गहरा लम्स छोड़ा तो मिर्हा की तकरीबन चीख निकलने वाली थी, जिसे शाहमीर ने अपने भारी हाथ से रोक दिया था। मीर कितने ज़ालिम हैं आप! वो अपनी धड़कनों पर हुए ज़ुल्म से सिसकते हुए मीर के कंधे पर ज़ोर से मुक्का मारते हुए बोली थी। मेरी जान, ज़ुल्म कैसा होता है ये तो मैं तुम्हें सैर-ओ-तफरीह के बाद रात को आकर बताऊँगा। शाहमीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आराम से आकर सोएंगे, मुझे भी थकन उतारने का पूरा हक है। मिन्हा ने फौरन जवाब दिया। तुम्हारे हक की तो मैं आकर देखूंगा। सालों तक तुम मेरे हक को मारती रही हो और अब तुम्हें अपने हकूक याद आ गए। शामी ने शरारत भरे लहजे में कहा। मीर, एक ही बार सब हिसाब किताब चुकता करना है। मिन्हा ने इल्तजा करते हुए कहा। हाँ, एक ही बार सारे हिसाब किताब पूरे करूंगा, किसी रियायत की मुझसे उम्मीद मत रखना। शामिर ने फैसला कुन अंदाज में कहा। जल्दी करो वरना मेरा इरादा बदल सकता है। घड़ी देखते हुए शाहमीर ने मिर्हा को आंख मारी और अपना सामान लेकर बाहर निकल गया। अब मेरा क्या हश्र होने वाला है? मिर्हा वहीं खड़ी सोचती रही। गुजरी रात की शिद्दतों ने इसे पहले ही अंदाजा दे दिया था कि वो क्या झेलने वाली है। एक गहरी सांस लेते हुए वो भी शाहमीर के पीछे निकल गई थी। सबने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ लालच देते हुए इस खूबसूरत सफ़र के लिए तैयार होकर अपने घरों से निकलने का आगाज़ किया था। सबको हल्ला गुल्ला और एंजॉय करना था, इसलिए सबने वहाँ के मखसूस ड्राइवर्स के हमरा गार्ड्स के साथ सफ़र का आगाज़ किया था। हर चेहरे पर इत्मीनान और खुशी के आसार थे, मगर ठंड की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी। गाड़ी में तो हीटर की गर्मी थी, मगर जैसे ही वो बाहर निकलते ठंडी बर्फ बारी इनका इस्तकबाल किया। तुमने रात को जो ड्रामा किया है शिफा, इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा। इतनी ढीठ हो तुम कि मैंने तुम्हें जगाने की पूरी कोशिश की, मगर मजाल है तुम्हारी आँख खुली हो। गाड़ी में बैठते ही आसिम ने शिफा की कमर के पीछे से हाथ लगाते हुए कमर पर ज़ोर से चुटकी काटी और सरगोशी करते हुए कहा, क्योंकि फ्रंट सीट पर ड्राइवर मौजूद था। शिफा की कमर में काटी गई चुटकी इतनी शिद्दत भरी थी कि अगर बेचारी शिफा ड्राइवर की मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए मुँह पर हाथ न रखती तो उसकी चीख की आवाज़ ड्राइवर के कानों तक ज़रूर पहुँच जाती। गाड़ी में मध्यम सा सॉन्ग चल रहा था, इसलिए जो हल्की सी सिसकी इसके मुंह से निकली थी वो भी ड्राइवर नहीं सुन पाया। गाड़ी में बैठते ही आसिम ने इसे सज़ा के तौर पर ही चुटकी काटी थी, क्योंकि रात को शिफा पूरी तरह से ढीठ बन गई थी नहीं उठ और इन्हें उठी थी और नहीं उठी थी। बेचारे आसिम के दिल के अरमानों आंसुओं में बह चुके थे और सुबह वो आसिम से पहले चालाकी से उठकर किचन में आई थी। इसी तरह इसके घर से निकलने तक आसिम को मौका ही नहीं दिया गया था कि वो अपना सारा गुस्सा निकाल पाता। अब आसिम गाड़ी में बैठते ही अपना गुस्सा इस पर चुटकी की सूरत में जाहिर करते हुए इसे थोड़ा सा ही सही मगर तड़पा ज़रूर गया था। अच्छी सजा दी थी इसने गाड़ी में बैठते ही इसे। शर्म नहीं आती इतनी ज़ोर से कोई चुटकी काटता है? मेरी जान निकाल दी आपने, शिफा ने गुस्से से कहा। और मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, सच में मुझे नींद आ रही थी। अब नींद पे इंसान का बस थोड़ी होता है। वो दबी आवाज़ में अपना दिफा करते हुए आसिम के हाथ पर ज़ोर से चुटकी काट कर अपना बदला ले चुकी थी। शर्म तो तुम्हें भी नहीं आती? जो रात को इतनी लंबी चौड़ी तुमने फिल्म चलाई, सोने का ड्रामा किया, सांसें रोककर ढीठ बनकर तुम सोई रही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्चा हूँ? मुझे पता नहीं चला? सब पता था मुझे, मगर फजर की अज़ानें होने लगीं, इसीलिए मैं अपने अरमानों पर बाँध लगाते हुए सो गया। वरना तुम्हारी नींद की तो मैं ऐसी-तैसी करता कि तुम याद रखते। इसके बाद आसिम ने खुद को थोड़ा पुरसुकून करते हुए दबी आवाज़ में अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। रात को पहले अज़ान नहीं सोया था, बाद में मोहतरमा जागी नहीं थी और इसके बाद बेचारा अज़ानें सुनते-सुनते खुद नींद में चला गया। मैं कोई फ़िल्म नहीं चला रही थी, मुझे सच में नींद आ रही थी, शिफ़ा ने कहते हुए हँसी छिड़क दी। क्योंकि वो सच ही तो कह रहा था। रात को शिफ़ा ने अपनी नींद पूरी करने के लिए पूरा ड्रामा किया था। वो नींद में थी, मगर जब आसिम इसके साथ आकर लेटते हुए मोहब्बत की बौछार इसके चेहरे और गर्दन पर बरसा रहा था, इस वक़्त वो जाग गई थी। मगर अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो उठ जाती तो फिर आसिम शाह इसके साथ मोहब्बत के हिसाब-किताब पूरे करते हुए इसे एक लम्हे सुकून की नींद नहीं सोने देता।
इसी डर से इसने अच्छा खासा ड्रामा किया और इतनी ढीठ बनी कि मजाल है कि इसने आँख खोलकर इस बेचारी की तरफ देखा हो। इसी दौरान जब अज़ान शुरू हुई तो मुसलमान होने के नाते वो इस दौरान अपने रोमांस को कभी भी जारी नहीं रख सकता था। मुसलमानों के दिल में अज़ान के लिए एक ख़ास एहतराम होता है जिसे वो पूरी अकीदत से सुनते हैं और आसिम शाह एक सच्चा और पक्का मुसलमान था तो वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। बेचारा थोड़ा पीछे होकर आराम से फजर की अज़ानें सुनने लग गया। इसने सोचा कि अज़ानें ख़त्म होंगी, नमाज़ अदा करके इसके बाद शिफ़ा जी को जगा लेंगे, मगर बेचारा इतनी नींद में गर्क था कि अज़ानें सुनते-सुनते वो खुद सो गया। फ़जर की नमाज़ भी इसने सुबह उठकर क़ज़ा के तौर पर अदा की थी क्योंकि 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने वालों को अल्लाह ताला ने ख़ास हिदायत दी है कि अगर इनकी आँख लग जाए तो वो सुबह जब सूरज थोड़ा निकल आए तो अपनी फ़जर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। शिफ़ा और आसिम ने भी सुबह ही नमाज़ अदा की थी, मगर शिफ़ा चालाकी से किचन में चले गए और वो बेचारा दूसरी रात को कोसता रह गया। तुम्हें ये जो हँसी आ रही है ना, ये हँसी अगर तुम्हारी साँसों से खींचकर ना निकाली तो फिर कहना। आसिम ने एक बार फिर शिफ़ा की कमर पर ज़ोर से चुटकी काटते हुए सरगोशी की। हासिम, अगर आपने फिर से चुटकी काटी थी, तो कसम से मैंने रोने लग जाना है। कितने भारी हाथ हैं आपके। कसम से ऐसा लगता है जैसे प्लास के साथ चुटकी काटी हो। शिफ़ा ने कहते हुए बेसारी और गुस्से में अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन दिल ही दिल में आसिम की हरकत पर मुस्कुरा भी रही थी। मेरी जान, यहाँ पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें रोने का अच्छा खासा मौका दूँगा। एक बार यहाँ पर सैरो-तफ़रीह के लिए मज़े उड़ा लो। इसके बाद तुम्हें जाकर दिखाऊँगा कि तुमने जो मेरे अरमानों पर पानी फेरा है, इन सब की सज़ा न दी तो मेरा नाम भी आसिम शाह नहीं। आसिम ने गुस्से और मोहब्बत की मिली-जुली कैफ़ियत में कहा, मैं रूम में सोऊँगी नहीं, मैं जाकर बच्चों के रूम में सो जाऊँगी। अच्छा, सोकर दिखाना। अगर वहाँ से उठाकर तुम्हें बर्फ़बारी में रोमांस करने के लिए रात को न ले गया ना, तो मेरा नाम आसिम शाह नहीं। आसिम की बातों में एक नर्म लहज़ा था मगर चेहरे पर हँसी थी। आपको सिवाय झगड़ा करने के कुछ नहीं आता। मैं झगड़ा करता हूँ या तुम मुझे झगड़ा करने पर मजबूर करती हो? मैं कोई झगड़ा करने पर मजबूर नहीं करती। मैं तो मासूम सी अच्छी सी बच्ची हूँ, मगर मेरे हिस्से में अड़ियल खड़ूस बूढ़ा आ गया है। शिफा ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या कहा? खड़ूस बूढ़ा? एक लगाऊंगा कान के नीचे। बूढ़े के अरमान तो तुमसे पूरे नहीं किए जाते। बड़ी आई, आसिम ने मजाहिया अंदाज में कहा। मेरा बूढ़ा थोड़ा जरूरत से ज्यादा रोमांटिक है ना, मैं क्या करूं? हाँ तो फिर पंजाबी यहाँ ते रोमांटिक होना साडा हक है। आसिम ने खुद ही हंसते हुए कहा। सफर दोनों की नोक-झोंक में बहुत हसीन होता जा रहा था और सबकी गाड़ियां आगे पीछे ज़ारों कतार चल रही थी। सर, आपसे मिलने के लिए कोई मैम आई है। हारून के मैनेजर ने इत्तला दी थी जबकि हारून अपने लैपटॉप पर बैठे हुए अपने खास प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रहा था। इसमें मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता, जाकर मना कर दीजिएगा। हारून ने बेदिली से जवाब दिया, मगर मैनेजर ने फिर कहा, सर हमने मना किया था मगर वो बस थे। क्या आपको मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे? और ज़बरदस्ती वो आपके इंतज़ार में वेटिंग रूम में बैठी हुई हैं। वो नहीं जाना चाहती। हमने इनको बहुत समझाया मगर वो ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं है। अजीब बात है, कौन सा तरीका है किसी को मिलने का? कौन है वो मोहतरमा? हारून ने खफा होते हैरानी से पूछा क्योंकि ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था। पता नहीं सर, इन्होंने नाम नहीं बताया, बस आपसे मिलने को बज़िद हैं और कहा है कि अपने बॉस को वेटिंग रूम में बुलाइए। मैनेजर ने कहा। हारून की नजरें तेज हुई। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। सब कुछ इसके दिमाग में चल रहा था मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था। बहुत अजीब सा लग रहा था कि इसकी इतनी जुर्रात थी जो इतने इसे वेटिंग रूम में बुला रही थी। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं नहीं चाहूंगा। हारून ने अपनी सोच पर काबू पाते हुए कहा, मगर फिर सोचने पर मजबूर हो गया कि ये मोहतरमा कौन है जो इतने धड़ल्ले से मुझे वेटिंग रूम में बुला रही है। यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। वो अंदर ही अंदर कशमकश का शिकार हो गया था। एक तरफ गुस्सा था, दूसरी तरफ तजस्सुस भी था कि वो कौन हो सकती है जो इतनी दिलेरी से इसे वेटिंग रूम में बुला रही थी। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम ज़रा ये फ़ाइल मिस रोज़ी के पास पहुँचाओ और इसे कहो कि मुझे फ़ौरन इसकी सारी डिटेल चाहिए। हमें कल ही अपने क्लाइंट के साथ ये डील फाइनल करनी है। हारून ने सामने रखी हुई फ़ाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद अपनी घूमने वाली कुर्सी से उठकर वेटिंग रूम की जानिब बढ़ गया। इसका ज़हन अभी तक इन अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल पर था कि कौन इसे मिलने आया है और क्यों वो इतनी बज़िद है कि वो वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन इसने जल्द ही खुद को सँभालते हुए कदम बढ़ाए और इसका इस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो गया। मेरा ये एटीट्यूड इसके लिए है कि इस पे मैं इस दफ्तर के बॉस की बॉस हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं जब चाहूँ ज़बरदस्ती आपके स्टाफ को ये कह सकती हूँ कि आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स करवाई जाए। वो अपनी जगह से उठे बगैर बोली। हारून के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। यही रेशम की आवाज़ थी। अच्छा, और ज़बरदस्ती अपॉइंटमेंट फिक्स करवाने के चार्जेस होते हैं? क्या वो देने के लिए तुम तैयार हो? हारून की आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कुर्सी के दोनों इतराफ में हाथ रखते हुए चेहरा इसके हंसते हुए चेहरे पर झुकाए इसकी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला,
चार्जर्स की बात बाद में करेंगे। पहले आप मेरे साथ लंच कीजिए जो मैं स्पेशल अपने हाथों से आपके लिए बना कर लाई हूँ। रेशम के चेहरे पर खुशी की चमक थी जो सुल्तान के जाने के बाद हर पल रेशम के चेहरे पर नजर आती थी। अब जिंदगी में कोई डर या खौफ नहीं था, इसके लिए वो जब चाहे कहीं भी आ सकती थी। हारून काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा था, तो आज रेशम हारून के लिए लंच बनाकर इसके दफ्तर अचानक पहुंच गई थी। हारून के लिए एक सरप्राइज़ था, मगर हारून को ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। इसकी प्यारी बीवी ने इसे इतना अच्छा सरप्राइज़ देकर चौंका दिया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया रेशम, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल को खुशी देती है, हारून ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने मोहब्बत भरी नजरों से रेशम को देखा, लबों का मीठा सा लम्स इसके माथे पर छोड़ते हुए इसके हाथ को थामते इसे अपने मुकाबले खड़ा करते हुए गले से लगाए बाहों की हिरासत में कैद किए खड़ा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? रेशम ने मुस्कुराते हुए पूछा। देख रहा हूँ कि फाइनली शायद मैं तुम्हें वो खुशियाँ देने में कामयाब हो गया हूँ जिसका सोचकर मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। हारून ने आंखों में मोहब्बत की झलक के साथ कहा। रेशम की आंखों में गहरे जज्बात की लहर दौड़ गई। इसके दिल में हारून के लिए मोहब्बत और इत्मीनान का एहसास था, जैसे इसकी दुनिया मुकम्मल हो चुकी हो। वो खामोशी से हारून की तरफ देख रही थी, जैसे इसके जज्बात का जवाब अपनी चुप में दे रही हो। चलो, अच्छा अच्छा चलो बताओ, लंच में मेरी प्यारी वाइफी क्या बना कर लाई है? हारून ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, जैसे वो खुद को वक्त के गहरे पन्नों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो, मगर न चाहते हुए भी इसका दिमाग फिर से सुल्तान पर जाकर अटक गया। बेटा था वो, और बाप को खो देने का दुख कहीं ना कहीं इसके दिल के किसी कोने में दबे हुए मौजूद था। मगर वो ये दुख जिसका इजहार वो किसी से नहीं कर सकता था। माँ बाप के गुनाहों का बोझ लाख के कंधों पर ऐसा होता है कि वो सारी जिंदगी से उठाती है, और इस बोझ को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं करती, क्योंकि ऐसे माँ बाप को याद करना गोया इनकी तौहीन करवाने के बराबर हो जाता है। हारून ने अपनी नजरें रेशम पर मरकूज की। इसकी आंखों में वही सुकून और मोहब्बत थी जो हमेशा इसे जीने की ताकत देती थी। खूनी रिश्ते अब इसके पास कोई नहीं थे, मगर रेशम के साथ इसे अपनी ज़िंदगी मुकम्मल और खूबसूरत महसूस होती थी। वो इसकी ताकत और सुकून थी, वो बुनियाद जिस पर इसने अपना टूटा हुआ वजूद दोबारा से तामीर किया। बताओ ना, क्या बना है? या फिर मुझे खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा? हारून ने हल्के से लहजे में कहा, जैसे अपनी सोचों का रुख बदलने की कोशिश कर रहा हो। आज मैंने अपने लिए आपके लिए बिरयानी और साथ में फिंगर फिश फ्राई की है, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद है ना? रेशम ने खुशी से कहा। इसकी आंखों में हारून की पसंदीदा डिशेस बनाने की मोहब्बत की झलक थी। हारून ने मुस्कुराते हुए से देखा। बिरयानी और फिंगर फिश, ये तो वाकई मेरे दिल की बात कर दी तुमने। हारून के चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ रेशम के साथ होने से आता था। तो फिर देर किस बात की? जल्दी निकालो, देखते हैं मेरी वाइफ़ी का बनाया हुआ ये सरप्राइज़ कैसा है। रेशम ने मेज़ पर रखे बर्तनों का ढक्कन हटाया तो खुशबू ने कमरे को महका दिया। हारून की नज़र रेशम पर थी जो बड़े प्यार से बिरयानी प्लेट में निकाल रही थी। पहले चावल, फिर फिश और साथ में कोल्ड ड्रिंक। मैं आपके लिए सब कुछ आपकी पसंद से लाई हूँ। रेशम ने मुस्कुराते हुए कहा और प्लेट इसके सामने रख दी। हारून ने एक लम्हे को रेशम की आंखों में झांका। तुम जानती हो तुम्हारे हाथों का जायका अलग ही है। अब मुझे तुम्हारे हाथ के खाने के अलावा बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। थैंक यू सो मच। रेशम ने मुस्कुराते हुए चम्मच उठाया, नरमी से बिरयानी का निवाला बनाकर हारून के लबों के करीब ले गई। बस चुपचाप खाएं और मज़ेदार खाने की तारीफ करें। हारून निवाला लेते हुए मुस्कुराया। इतने लजीज खाने के लिए मेरी तारीफ तो कम है। हारून, मुझे तारीफ की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी होती है आपके लिए खाना बनाकर। ये सब सिर्फ आपके लिए है। आप मेरे वाहिद वीआईपी हैं। आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतनी मोहब्बत दी है, बदले में अगर मैं कुछ भी करूँ तो वो कम ही होगा। हारून ने ग्लास उठाया, कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए प्यार भरी नज़रों से इसकी जानिब देखा। रेशम, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमायने लगता है। ज़िंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, मगर तुम्हें अल्लाह ने मेरी झोली में डालकर मेरे सब दुखों का ज़ाला कर दिया है। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है, तो फिर इस खुशी का शुक्रिया अदा करने के लिए ये पूरी प्लेट भी ख़त्म करनी होगी। रेशम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए कहा, जो हुक्म जनाब का। हारून ने हल्की सी मुस्कुराहट पास की। प्लेट ख़त्म करने के लिए तुम्हें मेरे साथ खाना होगा। हारून ने चम्मच पर बिरयानी भरी और इसके करीब करते हुए कहा, आपकी ये मोहब्बत मुझे भी कभी भी ना खाने से मना नहीं कर देती। देख लेना, मैंने एक दिन मोटी हो जाना है। रेशम ने हंसते हुए निवाला लिया। कोई बात नहीं, जितनी भी मोटी होगी मैं उठा लिया करूंगा। हारून ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा। रेशम ने चम्मच उठाते हुए हारून की प्लेट से थोड़े से चावल लिए और नरमी से इसके मुंह की तरफ बढ़ाया। अब आप खाएं, वरना ये मोहब्बत एक तरफा रह जाएगी। अपनी शर्माहट को छुपाने के लिए बात का रुख बदलते हुए बोली। हारून ने निवाला लेते हुए प्यार से इसके हाथ को थाम दिया। ये मोहब्बत हमेशा दोनों तरफ से रही है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। रेशम ने नरमी से जवाब दिया। रेशम की आंखों में सुकून और मोहब्बत की झलक थी। दोनों के दरमियान सुकून भरा लम्हा था।
जहाँ अल्फाज कम और जज़्बात ज़्यादा बोल रहे थे, आपस में बातें करते हुए बिरयानी की प्लेट आधी खाली हो चुकी थी। अब मैं जाऊँ, आपको अपना काम करना होगा। रेशम के खाने के बाद इजाज़त माँगी, नहीं, मुँह मीठा करवाए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। हारून ने टेस्ट फॉरवर्ड सीधे-साधे अल्फाज में कहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे-साधे अल्फाज में कहा, जी नहीं, ये ऑफ़िस है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रेशम बखूबी हारून की बात का मतलब समझ चुकी थी, पलकें झुकाकर नरमी से बोली, ऑफिस भी मेरा है, बीवी भी मेरी। तो फिर इनकार कैसा? हारून ने स्टार्ट करते हुए कहा। मगर जनाब, आप भूल रहे हैं कि ये आपका वेटिंग रूम है और इसमें कैमरे लगे हुए हैं। मेरी जान, जब हमें पता चला कि वेटिंग रूम में आप हैं, मैंने इसी वक्त अपने मोबाइल से स्टाफ को मैसेज करके कह दिया था कि इस रूम के कैमरे ऑफ कर दें और मेरे स्टाफ की इतनी औकात नहीं कि मेरे हकूक हकूक की खिलाफ वर्जी कर सके। बहुत तेज है आप? रेशम हल्का सा मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तेज ना हो तो लोग आज के हारून को बेच कर खा जाए, जितनी तेज दुनिया है। ये कहते हुए हारून ने रेशम के लबों पर झुककर पंखड़ियों के ऊपर मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान लिखी। मीठी सी मिठास को लबों में समेटते हुए हारून ने कुछ देर के लिए रेशम को प्यार से गले लगाए रखा। इसकी नरमी और मोहब्बत का एहसास रेशम के दिल में एक अलग ही सुकून दे रहा था। मगर काम के दबाव को मद्देनजर रखते हुए हारून ने इसे मुश्किल से ही सही मगर जाने की इजाज़त दे दी। अपनी मखसूस हिफाज़त और तवज्जो के साथ इसने रेशम को गाड़ी में बिठाया, सीट बेल्ट बांधी और एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहा। रेशम को रुखसत करने के बाद हारून वापस अपने ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। आजकल काम का बोझ बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो इस मेहनत को बोझ नहीं समझता था। इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो इतना कमा सके कि रेशम को दुनिया की हर खुशी फराहम कर सकते और वो भी हलाल की कमाई से। हारून के लिए अपनी बीवी के ख्वाब पूरे करना सबसे बड़ी तरजीह थी और इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। शाह, मैं नहीं बैठूंगी। मीरब लिफ्ट को हवा में लटकते हुए देखकर घबराकर बोली थी। क्यों नहीं बैठोगी? क्योंकि मुझे डर लगता है। मेरे साथ होते हुए तुम्हें डर लगता है? मुझे ये जानकर अफसोस हो रहा है मीरब। क्या अब मैं ज़बरदस्ती अब इसमें ज़बरदस्ती थोड़ी है। मुझे डर लगता है, प्लीज़ आप बैठ जाए ना। मैं नहीं बैठूंगी। पागल लड़की, दूसरी जानिब जाने के लिए हमें चेयर लिफ्ट पर बैठना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा? मैं हूँ तुम्हारे साथ, अगर चेयरलिफ्ट टूटी तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँगा। रोमांच आने से ज़बरदस्ती मीरब का हाथ थामते हुए चेयरलिफ्ट की तरफ कदम बढ़ाया, मगर मीरब बच्चों की तरह अपना हाथ पीछे को खींच रही थी। मीरब, क्या हो गया है यार? कुछ नहीं होगा, बैठो। सब बैठ रहे हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। शाह को हंसी आ रही थी, मगर मीरब हाथ छुड़ा रही थी। शाह ने इसका हाथ मजबूती से थामे रखा था। सीन इतना अच्छा लग रहा था कि संजीदा रुमान शाह के लबों पर बेख्तियार हंसी छूट छूट रही थी। चेयरलिफ्ट में लटकी हुई बाकी जोड़ियां इनको देखकर लुत्फानंदोज हो रही थी। शाहमीर और मिरहा भी चेयरलिफ्ट पर लटके हुए थे। शाहजेब और हुमा भी, आसिम और शिफा भी लटके हुए थे। जबकि अहमद और माही इनके पास खड़े थे, वो चेयरलिफ्ट में नहीं बैठे थे। रोमांचा के बाद इनकी बारी थी। शाह, मुझे नहीं बैठना। मीरब रोते हुए बोली, मैंने एक मूवी में देखा था, चेयरलिफ्ट बर्फबारी की एक ऐसी जगह पर टूट गई थी जहां 3 लोग फंस गए थे। इनको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, फिर भेड़िए इनको नीचे गिरने पर खा गए थे। इनमें से सिर्फ एक लड़की बची थी जो वो मुश्किल सड़क तक पहुंची थी। आपको पता है कि ठंड में जिल्द इनकी जिल्द चेयरलिफ्ट के स्टैंडर्ड्स के साथ स्टैंड्स के साथ चिपक गई थी। मीरब की बातें सुनते हुए बाकी सबकी हंसी छूट गई थी। अरशाक के साथ सबकी हंसी गूंज रही थी। मीरब की जनरल नॉलेज पर, वह इसके रो देने वाले अंदाज और शक्ल पर सब हंसते जा रहे थे। मीरब सचमुच बहुत डर रही थी, मगर इसका खौफ बाकी सबके लिए तफरी का बायस बन चुका था और ये मंजर इस ट्रिप को मजीद दिलचस्प बना रहा था। चुपचाप बैठ जाओ मीरब, रोमान शाह ने मसनूई गुस्से में कहा। अब अगर तुमने मेरी बात न मानी तो चेयर लिफ्ट टूटे न टूटे, मैं तुम्हें वैसे ही चेयर लिफ्ट से नीचे फेंक दूंगा। कितना ड्रामा कर रही हो यार? पीछे देखो, बेचारे लाइन में खड़े हैं। इन सबको भी चेयर लिफ्ट में बैठना है। बैठ जाओ। रोमान शाह जबरदस्ती बच्चों की तरह खींचते हुए चेयर लिफ्ट के अंदर ले जा रहा था। मीरा पाँव घसीटते हुए चेयरलिफ्ट में जाने को तैयार नहीं थी। रोमान शाह ने बगैर किसी मौके के मुनासबत के बाजू में भरते हुए चेयरलिफ्ट के अंदर फेंक दिया और खुद भी बैठ गया। मीरा तड़प कर नीचे उतरना चाहती थी, मगर रोमान शाह ने इसका हाथ जबरदस्ती पकड़ रखा था। चेयरलिफ्ट में बिठाने वाले आदमी ने जल्दी से सामने स्टैंड लगा दिया ताकि रोमान शाह की बेगम कहीं उतर न जाए। शर्म करो, बच्चों की तरह रो रही हो, लोग हंस रहे हैं तुम्हें देखकर। रोमान शाह ने मीरब के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे अपने साथ लगाकर प्यार से चुप करवाने की कोशिश की। देखने दो, लोग देख रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है और आपको ये सब ड्रामा लग रहा है। मीरब गुस्से से रोते हुए शाह को देख रही थी। रोमान शाह को अपनी जान से ज्यादा मीरब प्यारी थी, मगर यहाँ मौका नहीं था कि वो इसे अपने जज्बात वाजे करता। वो खूबसूरत जोड़ा सबकी नजरें अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। पंजाबी शहजादा अपनी हिजाब में लिपटी हुई शहजादी को जबरदस्ती बिठाते हुए इतना प्यारा लग रहा था
कि सबकी नज़रें इन पर टिक चुकी थी। मीरा हाथ की पुर्श से अपने आंसू साफ कर रही थी जो डर के मारे इसकी आंखों से बह रहे थे। जाने शाह क्या हो गया है? मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? कसम से, अगर चेयरलिफ्ट टूट गई और मैं बच भी गया तो मैं तुम्हारे पीछे छलांग लगा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैंने इस दुनिया में क्या करना है और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। ये लिफ्ट में बैठते ही तुम्हें पता नहीं कौन सी मूवी की याद आ गई है। अच्छा अच्छा सोचो, इतने लोग बैठे हुए हैं, सबको अपनी जान तुम्हारी जितनी अजीज है। रोमान शायद से प्यार से अपने साथ लगाते हुए इसको समझा रहा था। इसका अंदाज एक रोमांटिक मूवी के खूबसूरत लम्हों की मानंद था और देखने वाले सब इस मंजर से महफूज हो रहे थे। वजी, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, वजी मैंने नहीं बैठना, आप ज़बरदस्ती मत करें, मुझे बहुत डर लगता है चेयरलिफ्ट से। अभी मीरा और रोमान शाह का सीन खत्म नहीं हुआ था कि इस आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मतवज्जा कर लिया। रोमान शाह ने इस आवाज़ को सुनकर लिफ्ट से नीचे झांक कर देखा। एक 6 फुट का खूबसूरत नौजवान जिस पर जाकर नजरें ठहर रही थी। उसकी ब्लू गहरी आंखें और लड़की को देखकर मोहब्बत से चमक रही थी। वो लड़की शायद इसकी बीवी थी, क्योंकि वो जिस अंदाज से इसके हाथ को थामे हुए था, इसके नखरे उठा रहा था, मतलब साफ था कि वो भी रोमान शाह की तरह मोहब्बत में खोया हुआ था। इस आवाज़ ने सबको इनकी जाने मतवज्जा किया। रोमान शाह ने भी चेयरलिफ्ट से नीचे झांक कर देखा था, क्योंकि रोमान शाह की चेयरलिफ्ट भी हवा में लटक रही थी। काफ़ी सारी चेयरलिफ्ट एक साथ ही चलाई जाती हैं, इसलिए काफ़ी लोग इंतज़ार में ही लटक रहे थे। रोमान शाह ने जैसे ही नीचे नज़रें की, इसे पहचानने में देर नहीं लगी। वो शख्स जो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के इसे प्यार से ज़बरदस्ती करते हुए चेयरलिफ्ट में बिठा रहा था, वो चौधरी वजदान बेग था। वो रोमान शाह का बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर भी था। डिप्टी कमिश्नर होने की वजह से रोमान शाह की इसके साथ बहुत अच्छी पहचान भी थी। मन्नत, आराम से बैठ जाओ यार, कुछ नहीं होगा। ये आवाज़ वजदान बेग की थी, जो अपनी बीवी मन्नत को चेयरलिफ्ट में बिठाने की कोशिश कर रहा था। मन्नत की हालत मीरब से मुख्तलिफ नहीं थी। वो भी खौफ की वजह से बैठने के लिए तैयार नहीं थी। चौधरी वजदान बेग साहब, भाभी ऐसे नहीं बैठने वाली, भाभी को उठाओ और लिफ्ट में बिठा दो। रोमान शाह ने ऊपर से आवाज़ दी। वजदान बेग ने जानी पहचानी आवाज़ सुनते हुए फौरन ऊपर की तरफ देखा। रोमान शाह को पहचानते हुए हंसते हुए हाथ से सलाम किया। मतलब क्या आप भी इस सिचुएशन को पार करते हुए चेयरलिफ्ट में बैठे हैं? वजदान बेग ने हंसते हुए कहा। जी जनाब, अभी तक किसी सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ, और अगर आपकी भाभी का बस चले तो यहाँ से छलांग लगा दे। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बात पर वो दोनों हंस पड़े, लेकिन मीरा और मन्नत अब भी खौफ के मारे घबराई हुई थी। इनके इर्द गिर्द लटक रही चेयरलिफ्टें और इनमें सवार जोड़े इनकी बेचैनी में मजीद इजाफा कर रहे थे। सारा मंजर ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक गहरी सी फिल्म किसी कटिंग हो, और जहां मोहब्बत और खौफ का हमेशा था। सब जोड़े चेयरलिफ्ट में बैठ चुके थे, जिनमें चौधरी वजदान बेग और रोमान शाह का जोड़ा खास तौर पर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था। दोनों की बीवियां लिफ्ट में बैठते ही डरी हुई नजर आ रही थी, और इनके चेहरे पर खौफ था, मगर दोनों खूबसूरत शहजादे अपनी बीवियों को प्यार से बिठाने में कामयाब हो गए थे। चौधरी वजदान बेग और रोमान शाह दोनों अपनी बीवियों के नखरे उठाते हुए इन्हें लिफ्ट में बिठा चुके थे। चेयरलिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चल रही थी। फिजा में सुकून था। शाह प्लीज, मुझे डर लग रहा है। मीरब ने डरते हुए शाह के कंधों पर अपना सर रख लिया था और दूसरा बाजू शाह के गले में डालकर इस पर पूरे जिस्म पर चिपक गई थी। इसे हकीकतन बहुत डर लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी नीचे गिर जाएगी, और वैसा ही कुछ हुआ होगा जैसा इसने फिल्मों में देखा था। वो नीचे गिरकर भीड़ियों का शिकार बन जाएगी। इस खौफ में इसने अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर रखी थी कि वो इर्द गिर्द कुछ भी नहीं देखना चाहती थी। ना ही इसे ये होश था कि चेयर लिफ्ट में पीछे और भी लोग हैं। मीरब को सिर्फ अपने खौफ की फिक्र थी। वो इसी में वो शाह की धड़कनें तेज कर चुकी थी, जिसने शाह को कड़ी मुश्किल में डाल दिया था। जाने शाह, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जान को कुछ नहीं होने दूंगा। रोमान शाह ने नरमी से उसके चेहरे को ऊपर किया ताकि वो कुदरत के हसीन नज़ारे देख सके। मीरब ने अपनी नजरें उठाई, और जैसे ही इसकी आंखों में नजर आया, वो डर की शिद्दत से सुर्ख अंगारे की तरह जल रही थी। इसके चेहरे पर घबराहट के आसार वासे थे, जैसे वो खौफ से लरस रही हो। रोमान शाह ने इसकी नज़रों में जितनी शिद्दत देखी थी, इतनी ही एहतियात से अपने बाजुओं को इसके इर्द गिर्द मजीद मजबूत कर लिया, ताकि वो जान सके कि वो इसकी हिफाजत के लिए हर लम्हे के लिए वहाँ मौजूद है। रोमान शाह ने इसके गिर्द बाजू का हिसार मजबूती से बनाया हुआ था। मीरब को इसलिए अपने बाजू के हिसार में छुपा रखा था, जैसे कोई ताजिर अपनी कीमती चीज छुपा कर रखता है। मीरब इसकी कुल कायनात थी, इसकी घबराहट को अपने वजूद की गर्माहट और मोहब्बत देते हुए रोमान शाह इर्द गिर्द अपने कमीने यारों की मौजूदगी को भी भूल चुका था, जो इसकी मंजर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। वो इतने लानती थे कि इस वक्त अपनी बीवियों के साथ बैठे होने के बावजूद रोमान शाह पर नजरें गाड़ने का पूरा मौका निकाल चुके थे। इन अब इन इनका कोई कसूर भी नहीं था, क्योंकि रोमान शाह की शख्सियत ही ऐसे थे।
हमेशा संजीदा बावकार ऐसे शख्स के रोमांटिक लम्हे देखना किसी को शौक ना होगा। वैसे भी ऐसे मौके इनको पहले कभी दस्तयाब नहीं हुए थे कि लोग रोमांचा को अपनी प्यारी भाभी के साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारते देख सकें। जब मौका मिला था तो वह ऐसे कैसे ज़ाया जाने देते। चेयरलिफ्ट आहिस्ता-आहिस्ता बुलंद हो रही थी और चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों का मंज़र एक ख्वाब सा लग जाता। बर्फ़ की ठंडक के बावजूद रोमांचा की मौजूदगी में मीरब को एक अजीब-सी गर्मी महसूस हो रही थी, मगर इसके अंदर का डर अब भी बरकरार था। अगले ही लम्हे मीरब का डर इसके शर्म-ओ-हया की जगह ले चुका था, क्योंकि रोमांचा ने इसके डर को ख़त्म करने के लिए अपनी शर्म-ओ-हया को वापस पस डाल दिया था। पता नहीं रोमांचा के इश्क को कौन-कौन से रंग देखने बाकी थे। एक ऐसा शख्स था जो नफ़रत में इंतहा तक कर गया था। और ऐसी नफ़रत की थी कि मीरब जैसी आज़ाद ख़्याल लड़की ने अपनी जान पर खेलकर इसे हासिल किया था। नफ़रत में इसने मीरब को दिसंबर की सर्दी में बाहर खड़ा कर दिया था और फिर मोहब्बत की तो ऐसी की कि मीरब को सांस लेने की फुर्सत ना मिले। जब इश्क किया तो इसकी मिसाल ढूँढने से भी ना मिली। वो अब अपने इश्क के जुनून में दुनिया को भुला रहा था। वो रोमांच जो किसी के सामने मोहब्बत ज़ाहिर करना पसंद नहीं करता था, अपनी मीरब अपनी जानिशाह के डर को ख़त्म करने के लिए ज़माने को नज़रअंदाज कर रहा था। रोमांच आहिस्ता से इसके करीब झुका और कान में करीब मध्यम और नरम अंदाज में गुनगुनाया, चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, कहंदियाँ निगाहां मैथों दूर ना खलो। इसके बोल सरगोशी के माने सर्द हवा में घुलकर मीरब के दिल तक पहुँचते। इसकी आवाज़ की शिद्दत ने बर्फ़ की ठंडक में जज़्बे की गर्मी भर दी थी। मीरब ने अपनी आँखें बंद की थी, जैसे वो लम्हा पूरी तरह से अपने वजूद में समो लेना चाहती हूँ। ये गाना अब मीरब के दिल से हमेशा जुड़ा रहा था, लेकिन आज इस गाने का मायने बदल गए थे। आज इसने पहली बार इस गाने को मोहब्बत के हकीकी जज़्बात के साथ महसूस किया था। चारों तरफ से बर्फ, पहाड़ों का मंजर और दोनों के दरमियान बढ़ता हुआ रिश्ता। सब कुछ एक ऐसा धीमा-सा शहर बन चुका था, जैसे हर बर्फ का टुकड़ा और हर हवा का झोंका इस लम्हे की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा रहा हो। रोमांचा की धड़कन और सॉन्ग की हर लाइन मीरब के दिल की धड़कन से हम-आहंग हो चुकी थी। रोमांचा ने सॉन्ग के रोमांटिक बोल सुनाते हुए खुद को किसी और ही दुनिया में गुम पाया, जहाँ सिर्फ वो और मीरब थी। मोहब्बत अपने अरूज पर दुनिया को भुला देती है। शाह, जी शाह की जान, मीरब ने शर्मा कर सरगोशी की। इसका जवाब मोहब्बत भरे अंदाज में दिया गया था। शाहज़ेब भाई देख रहे हैं? मीरब ने शर्माते हुए सरगोशी की। इसका डर कहीं दूर जा चुका था। बेख्तियार की नज़र पिछली चेयरलिफ्ट की तरफ गई, जहाँ शाहज़ेब बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। मीरब शर्म से लाल हो गई। अगर देख रहा है तो देखने दो इस कमीने को। इसके अलावा और कोई काम नहीं इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इसको खुद तो अपनी बीवी के साथ चिपक कर बैठा हुआ है, मगर फिर भी गंदी औरतों की तरह नज़र मेरे ऊपर गाड़ी हुई है। ये ना कभी सुधरा है, ना कभी सुधरेगा। रोमांचा ने इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए मीरब का ध्यान वापस अपनी जानिब मोड़ लिया। इतना रोमांटिक पस मंज़र, हवा में झूलती चेयरलिफ्ट, इर्द-गिर्द बर्फबारी, हँसते मुस्कुराते कपल्स और ऐसे में इसकी जानिशाह इसकी सांसों से ज़्यादा करीब होकर बैठी थी। मीरब का इर्द-गिर्द के माहौल से डर इसे बेबस कर चुका था। वो रोमांचा इस लम्हे का भरपूर फ़ायदा उठा रहा था। शाह के लबों पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे इसका इस मौके का शिद्दत से इंतज़ार था। बड़ी मुश्किल से ये लम्हे, ये गुर्बत, ये हँसी खुश नसीब हुई थी। ज़िंदगी ने इतनी तल्ख़ियाँ दिखा दी थी कि अब इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। ये डर शाह के दिमाग के किसी कोने में छुपा बैठा था। हर लम्हे को दिलचस्पी से एंजॉय करते हुए शाह एक गहरी सांस लेता और दिल ही दिल में रब से दुआ गुजारता, या अल्लाह इन लम्हों को किसी की नज़र ना लगाना। ये दुआएं रोमांच के दिल की गहराइयों से निकल रही थी, जो अपनी जानिशाह को इस सुकून में हमेशा रखना चाहता था। इस कौम का मुस्तकबिल तबाह समझिए, जिनके बुजुर्ग रोमांच हैं। चेहरे पर संजीदगी और अंदर से रोमांटिक वाह वाह। शाहजेब की ये बुलंद आवाज़ चेयरलिफ्ट में गूंजी। रोमांचा के इग्नोर करने पर इसने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और तंज या अंदाज में ये जुमला उछाला। पीछे आते हुए अहमद के कानों ने भी ये बात साफ सुनी और चौधरी वजदान बैठ अपनी हंसी रोक ना सका। रोमांच ने गुस्से भरी निगाहों से पलटकर शाहज़ेब की तरफ देखा। इसकी आंखों की तपिश चेयरलिफ्ट के सर्द माहौल में भी महसूस हो रही थी, मगर शाहज़ेब अपनी जगह पर पुरएतमाद था। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि जहाँ तक पहुँचती, वहाँ मौजूद सब चेयरलिफ्ट के मुसाफिरों के चेहरे मुस्कुराहट से जगमगा उठे। लम्हे भर के लिए रोमांच की शख्सियत से जलाल और शाहज़ेब की शौक़ी ने माहौल को मज़ीद दिलचस्प बना दिया था। मीरब तो शर्म के मारे शाह के कंधे पर रस्सा रखे बैठी थी। दूर होने का खौफ इसके वजूद को जकड़ चुका था और ऊपर देखने की भी इसमें हिम्मत ही नहीं थी। इस कमीने को एक बार ज़रा नीचे उतर लेने दो। अगर इसे इसी बर्फ़ में ना दफना दिया तो मेरा नाम भी रोमांचा नहीं। शाह ने दांत पीसते हुए गुस्से को ज़ब्त में रखते हुए मीरब के गिर्द अपने बाजू का हिसार मज़ीद मजबूत कर लिया। मीरब की घबराहट ने शाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी।
दोस्तों के मजाक ने रोमान शाह के अंदर एक जज्बात को भड़का दिया था, लेकिन वो अपनी जान को खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकता था। बल्कि यूं कहिए कि वो दूर करना चाहता ही नहीं था। मीरब की मोहब्बत और गुर्बत के लिए एक नेमत थी, जिसके लिए दोनों ने बहुत हिजर जुदाई और तकलीफें बर्दाश्त की थी। दोस्तों का मजाक इनके लिए परेशानी का सबब तो ज़रूर था, लेकिन इनका मकसद सिर्फ दोनों को छेड़कर इस ट्रिप को मज़ीद यादगार बनाना था। दिलों में तो सब दुआ गो थे कि ये खूबसूरत जोड़ा हमेशा इसी तरह कायम रहे और उनकी मोहब्बत कभी न टूटे, कभी इन दोनों में दूरी ना आए। ये दुआ थी कि इसके सब दोस्तों की, मगर रोमान शाह को तंग करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे और इस फ़र्ज़ को पूरी ईमानदारी के साथ सबसे अव्वल नंबर पर इस वक़्त शाहज़ेब निभा रहा था, जिसकी खैर नहीं थी, क्योंकि शाह को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यारे वजदान, चेहरा ऊपर उठाओ और देखो इर्द-गिर्द कितना खूबसूरत मंज़र है। तुम हो के चेहरे पर हाथ रखे बैठी हो, चौधरी वजदान विर्क ने नरमी से कहा और साथ ही अपने एक बाजू से मन्नत के कंधे पर मोहब्बत भरा हिसार कायम कर रखा था। इसके अंदाज में वो प्यार था जो किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काफ़ी होता है, और वो मन्नत को इस खूबसूरत मंज़र के लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका देना चाहता था। मुझे नहीं देखना, मैंने आपको कहा था मुझे बहुत डर लगता है, मगर आप ज़िद करके मुझे यहाँ ले आए। मन्नत तकरीबन रो देने वाले लहजे में बोली। चौधरी वरदान विर्क ने नरमी से जवाब दिया। वरदान की जान हो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, चेयरलिफ्ट में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। इसने मन्नत इसने मोहब्बत से मन्नत के चेहरे पर रखे हुए हाथ को आहिस्तगी से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसके लहजे में गर्मी और हाथ की नरमी मन्नत के दिल के खौफ को कम करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मन्नत का नाजुक सा वजूद खौफ से कांप रहा था। मर्दान के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया कि इर्द गिर्द लोगों की नजरें ना होती तो वो बेख्तियार से हवा में उड़ती चेयरलिफ्ट के अंदर अपने लबों की हरारत से नवाज देता। इसे मन्नत पर टूटकर प्यार आ रहा था। चौधरी वजदान विरके जान मन्नत इसके दिल की धड़कनों पर सालों से राज कर रही थी, और आज भी इसी का राज था। चौधरी वजदान विर की हर धड़कन मन्नत के नाम पर चल रही थी। यार वजदान, मत लीजिए सब्र का इम्तिहान, इतनी नज़दीक होकर बैठी हो और कांप रही हो। ऐसा ना हो कि मैं इर्द-गिर्द की परवाह किए बगैर अपने वजूद की हरारत समेट लूँ और फिर मेरा यार शर्म से चेहरा छुपाता फिरे। वरदान ब्रिट ने नरमी से एक मीठी सी सरगोशी मन्नत के कान में की तो इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी, लेकिन खौफ के हिसार ने मन्नत को वजदान से दूर होने नहीं दिया। मन्नत का हाथ वजदान की कमर पर लिपटा हुआ था और उसके चेहरा वजदान के सीने पर टिका हुआ था। वो खुद को इस महफूज हिसार में मुकम्मल तौर पर पनाह दिए हुए थी। वजी प्लीज चुप करके बैठे रहें, मुझे डर लग रहा है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मन्नत अपने वजी के सीने में सर छुपाए हुए आहिस्ता से बोली, मजाक नहीं उड़ा रहा जान, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने इतने करीब महसूस करते हुए गुस्ताखी करने के लिए मुझे उकसा रहा है। वजदान का दिल मन्नत के करीब होने पर बिफड़ा हुआ था। वो अपनी जज्बाती कशमकश को रोकने के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। ना करो यार, या तो संभल कर बैठ जाओ या मेरे लिए दुआ करो मुझे सब्र आ जाए। इसने सरगोशी में बोलते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। नीली आंखों वाला पंजाबी शहजादा मोहब्बत के रंगों में ढलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दिलकशी थी जो मन्नत के दिल की धड़कनों को मज़ीद तेज कर रही थी। मेरी दुआ करने से कौन सा फ़र्क पड़ना है, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मुझे करीब करने का, और इस वक्त मेरे डर ने आपको मौका खुद दे दिया है, तो आप अपनी मन मर्जियाँ वापस होटल रूम में जाकर कर लीजिएगा। वजी इस वक्त प्लीज़ मुझे डर से बचने दे, वो कहते हुए बड़ी मासूम लग रही थी, क्योंकि वरदान विर्क ने कभी मन्नत को मजबूत होना ज़बरदस्ती सिखाया ही नहीं था। वरदान की नरमी वरदान की मोहब्बत में मन्नत को बहुत नाजुक बना कर रखा हुआ था। मन्नत ऐसे थी जैसे वो रुई के नर्म हिसार में किसी कीमती चीज़ को मालिक छुपा कर रखता है। इस अंदाज में मन्नत को वरदान विर्क ने अपनी मोहब्बत के हिसार में कैद कर रखा हुआ था, और इसका ये अंदाज चौधरी वरदान विर्क को पसंद था। इसे ऐसी ही मन्नत पसंद थी। वो अपनी यार की हिफाजत करना खुद जानता था। इसे लगता था कि मन्नत को अपनी हिफाजत खुद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 14 गाँव का सरपंच, ज़िले का डिप्टी कमिश्नर और इसका दिल हमेशा इस नाजुक सी लड़की के अंदर कैद रहता था। किसी के सामने न झुकने वाला मन्नत के सामने खुद ब खुद झुककर इसकी बातों को मानने पर मजबूर हो जाता था। सच कहते हैं, बिल्लियाँ इश्क नचावे गली-गली, बुलियाँ इश्क नचावे गली-गली। इस शायर ये शायर इन दोनों पंजाबी शहजादों पर बिल्कुल खूब बैठता था। इन दोनों पंजाबी खूबसूरत शहजादों को देखकर हसरत सी होती है लड़कियों को कि इनके नसीब में भी ऐसे ही पंजाबी शहजादे आए, जो सिर्फ खूबसूरती के लिहाज से ही नहीं शहजादे ही नहीं थे, इनके दिल भी शहजादों वाले थे।
इनके दिल ऐसे थे जो अपनी बीवियों के नखरे उठाने की हिम्मत रखते थे, जिनको पता था कि बीवी को मोहब्बत से अपनी गर्विदा बनाया जा सकता है, जो जानते थे कि बीवी के नखरे उठाना गुलामी नहीं मोहब्बत है, जो बाहर दुनिया वालों के लिए नारियल नारियल के फूल की तरह सख्त थे, मगर अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत में मीठे और नारियल के अंदरूनी हिस्से की तरह नरम थे। ऐसी मोहब्बत लाजवाब होती है। ऐसे सपाट चेहरों वाले शहजादे जब मोहब्बत करते हैं तो देखने वाले ऐसी मोहब्बत को हसरत भरी निगाहों से ज़रूर देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता चेयर लिफ्टें बर्फ़ पर लैंड होने लगीं। आसपास ऊंची नीचे बर्फ़ से ढके हुए दरख्त बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे एडवेंचर के मज़े लेने वालों के लिए। तो ये जगह, ये माहौल और ये लिफ्टिंग बहुत ही दिलकश और खूबसूरत थी, मगर वो लोग डरपोक थे। इनके लिए ये सफ़र कड़ा इम्तिहान साबित हो रहा था। एक-एक करके सबकी चेयर लिफ्टें नीचे उतरती चली आ रही थी। चेयर लिफ्ट से नीचे उतरकर चलते हुए एकदम से मिर्हा का पाँव बर्फ़ से ढकी हुई पगडंडी पर फिसल गया। वो गिरने वाली थी कि शामिर की ने लपक कर इसे बाजू से को थामते हुए फ़ौरन इसे समेटकर अपने बाजू में उठा लिया। वो बच्चों की तरह इसकी कमर पर हाथ बांधे हुए ऊपर की तरफ उठाए हुए था। अगर एक लम्हे के लिए भी शामिर से कोताही होती तो मिर्हा फिसलते हुए नीचे की तरफ गिरती चली जाती। मगर शामिर ने इसे ऐसे बचाया कि मिर्हा को खुद भी नहीं पता चला कि वो फिसलने वाली थी। शामिर में आज भी पुलिस वालों की तरह फिरती थी। ज़ाहिर सी बात है इसने अरसा दराज तक पुलिस की जाँच की थी फुर्ती तो इसकी फितरत में थी। मिर्हा का दिल बेख्तियार शाहमीर की मोहब्बत से लबरेज हो गया था। मीर आपके इतने अच्छे क्यों हैं? क्यों हर जगह आप मुझे बचाने के लिए मौजूद होते हैं? वो मोहब्बत से मीर की आंखों में देखते हुए इमोशनल सी होकर बोली थी। शाहमीर के लब इसकी बात पर मुस्कुरा दिए थे। इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि तुम मेरी जान हो और मैं अपनी जान को बचाने के लिए हमेशा हर लम्हा हाजिर हूँ। बस तुम मुझ पर मोहब्बत लुटाती रहा करो। वो आँख दबाकर मुस्कुराते हुए बोला था। मिरहा का इसकी बात पर दिल भर आ गया था क्योंकि इसने बहुत सी ऐसी गुस्ताखियाँ हो चुकी थी जिनकी वजह से इसे लगता था कि वो मीर की इतनी मोहब्बत के लायक नहीं है। मैं बिल्कुल अच्छी बीवी नहीं हूँ। वो शर्मिंदा से बोल रही थी। ठंड से बचने के लिए इसने दास्ताने चढ़ा रखे थे। दोनों बाजू शामिर के गले में डाले हुए थी और आंखों में हल्की सी नमी आ चुकी थी। शामिर इसकी आंखों में नमी देखकर तड़प उठा था। तुम बहुत अच्छी बीवी हो। इन लम्हात को एंजॉय करो, कुछ भी गलत ना सोचो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। पागलों जैसी बातें मत करो और मोहब्बत में एक दूसरे की बातों को दिल से न लगाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें बार बार मेरा दिल तोड़ने का पूरा हक है। हाँ, मगर एक शिकवा ज़रूर है। वो संजीदा होकर बोला। मेरा तजस्सुस भरी नज़रों से इसे देख रही थी। बस थोड़ी सी रोमांटिक कम हो, बस यही शिकायत है। वो बेचारा समूह बनाकर बोला। मेरा की जान में जान आई थी ये सुनकर कि शाहमीर को कोई बड़ा शिकवा नहीं। इसे हंसी भी आ गई थी अपनी शाहमीर की बात पर, जिसने इतना संजीदा होकर ये बात कही कि वह अंदर तक डर गई। ठीक है, आपकी ये भी शिकायत दूर कर दूंगी, मगर अभी मुझे नीचे उतारें। रुमान भाई वो हाथ के इशारे से एक तरफ इशारा करते हुए हल्का सा चिल्लाई थी। वह शर्म से लाल होते हुए बोली क्योंकि कुछ ही दूरी पर रुमान शाह अपनी जान का हाथ थामे हुए बर्फ पर स्लिप होने से बचाते हुए लेकर आ रहा था। मैं तुम्हारे भाई से डरता हूँ। मैंने अपनी बीवी को उठा रखा है। मैं तो ऐसे ही उठाकर तुम्हें यहाँ एंजॉय करवाऊंगा। वह शरारती सी नजरों से देखते हुए बोला। मेरा शर्म से लाल सुर्ख होने लगी थी। मीर प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। शर्म करें, भाई देखेंगे तो क्या सोचेंगे? शाहमीर को बहुत मज़ा आ रहा था मिरहा का घबराया हुआ चेहरा देखकर, जो छटपटा कर नीचे उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। सोचें जो भी सोचना है, मुझे कौन-सा किसी के सोचने से फ़र्क पड़ता है? मगर मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो मेरे भाई हैं। अच्छा जी, हाँ जी। अब आप मुझे जल्दी से नीचे उतारें, मुझे शर्म आ रही है। भाई क्या सोचेंगे कि इनकी बहन कितनी बेशर्म है? मिरहा शर्म से लाल पड़ते हुए मीर को इसे बर्फ़ से भरी ज़मीन पर खड़ा करने को बोल रही थी, मगर शामिर बस था कि वो बाहों से नहीं उतारेगा। वो वैसे भी शामिर थोड़ा बोल्ड अंदाज का मालिक था। इसके नज़दीक अपनी बीवी को इस तरह उठाना कुछ भी गलत नहीं था। और ऊपर से मिरहा की शर्म देखकर तो इसके दिल की में मोहब्बत की शिद्दत और बढ़ गई थी। इससे पहले कि वो शर्म से और भी बे और भी बेहाल होती, इसकी जान में जान आई थी क्योंकि रोमान शाह जो मीरब के हमरा इसी जानिब आ रहा था, मगर इसकी नज़रें थोड़ी सी दूरी पर खड़े हुए डॉक्टर शाहज़ेब पर पड़ चुकी थी, जो हुमा को दूर से किसी कपल के बारे में इशारों से कुछ बता रहा था। हुमा दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए बड़े ध्यान से शाहज़ेब की बात सुन रही थी और शाहज़ेब को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि रोमान शाह इससे बदला लेने के लिए सर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी पुश्त रोमांचा की तरफ थी। लिफ्ट में जो इसने हरकत की थी, रोमांचा को इस पर अच्छी खासी तप चढ़ी हुई थी, इसलिए मीरत को लेकर वो अपना रुख डॉक्टर शाहजेब की जानिब कर चुका था। इस तरह मिरहा अपने भाई के सामने शर्मिंदा होने से बच गई और डॉक्टर शाहजेब की शामत आ चुकी थी। इससे पहले कि वो डॉक्टर शाहजेब अपनी बात मुकम्मल कर पाता, रोमांचा ने ज़मीन से पाँव उठाते हुए टांग इसकी बम पर मारी थी।
और इससे बर्फ़ पर धकेल दिया था। बेचारा डॉक्टर साहब उल्टियाँ-पुल्टियाँ खाते हुए बर्फ़ पर नीचे की तरफ गिरता चला गया। बेख्तियार ये सीन देखकर हुमा और मीरब की चीख निकल गई थी और नुमान शाह बिल्कुल पुरअमन इत्मीनान से खड़ा था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। इसने उँगली उठाकर इशारे से दोनों को खामोश रहने को कहा, क्योंकि नुमान शाह अच्छी तरह जानता था जहाँ पर इसने शाहज़ेब को धकेला है वहाँ इसे कोई जिस्मानी चोट नहीं लग सकती। हाँ, मगर ठंड की वजह से बर्फ़ से इसका एक बार हशर-नशर ज़रूर हो जाना था और यही था नुमान शाह का स्टाइल था अपना बदला लेने का। डॉक्टर शाहज़ेब बेचारा उल्टा-सीधा होता बर्फ़ से नीचे ढलान की तरफ गिरता चला गया। पहले तो हुमा और मीरब की चीख निकल गई थी, फिर बेचारियों की हँसी छूट गई। शाहज़ेब का दिलचस्प फ़िल्मी सीन देखकर शाहमीर भी मिर्हा को ज़मीन पर लैंड करवाते हुए इसे लेकर इनकी तरफ बढ़ आया था। शाहज़ेब बेचारा सर्कस का जोकर बन गया था। अहमद भी दाँत निकालते हुए माही के हाथ को थामे इसी किनारे पर खड़ा हुआ और इसी के पीछे आसिम और शिफा भी, जो प्यार भरी नोक-झोंक करते हुए आ रहे थे, वो भी इसी जानिब बढ़ रहे थे। आसिम अभी भी शिफा से रात वाले जज़्बातों की तौहीन पर बहस किए जा रहा था और सबसे आखिर में चौधरी वजदान विर्क अपनी जान यानी यारे वजदान का हाथ थामे इसी तरफ आ रहा था, क्योंकि लिफ्ट से उतरकर वहाँ से इसे स्पेस खाली करनी होती है ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, और इस वजह से अभी तक वो रुमान शाह और चौधरी वरसान की मुकम्मल तौर पर मुलाकात नहीं हो सकी थी और ऊपर से ये मज़ाहिया सीन देखकर वो भी इसी जानिब बढ़ आए थे। दूसरी जानिब बेचारा डॉक्टर शाहज़ेब जब बर्फ़ पर अचानक रुमान शाह की ज़ोरदार किक से गिरा। इसका जिस्म जैसे ऐसे गिरता चला गया जैसे वो बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करता चला जा रहा हो और पूरी तरह से बेकाबू था, जैसे किसी ने इसको बर्फ़ के पिघले हुए रास्ते पर फेंक दिया हो। बहुत ही फ़नी सीन था। इसकी टाँगें एक तरफ और दूसरी तरफ झुक गया था, जैसे वो एक फ्री स्टाइल डांस कर रहा हो। इसे देखकर वहाँ पर खड़े हर बंदे की हँसी छूट गई थी। कोई भी हँसे बिना नहीं रह सका था। सबके दाँत निकल रहे थे, मगर बर्फ़ की ठंडक ने इसकी हालत ख़राब कर रखी थी। डॉक्टर शाहज़ेब के चेहरे पर कोई ख़ास परेशानी का निशान नहीं था, क्योंकि वो बखूबी जानता था कि इनकी हरकतों का नतीजा यही निकलना था। इसने जो कुछ रुमान शाह के साथ किया, इसके बाद तो कुछ भी होना मुमकिन था। इतने संजीदा और शाइस्ता रुमान शाह को इसने चेयरलिफ्ट से जो शोशा छोड़कर इसका मज़ाहिया सीन बनवाया था। अब रुमान शाह इसे कैसे माफ़ कर सकता था? बात का तो इसे अच्छी तरह से पता था, मगर अचानक से ऐसा कुछ होगा इसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। वो नीचे गिरता जा रहा था। रुमान शाह अपने हाथ जेब में डाले आराम से दिलचस्पी के साथ इसे देख रहा था और इसका चेहरा बिल्कुल सुकून में था। वो मंज़र के मज़े से महफूस हो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रुमान शाह, कैसे हैं आप? और ये आपने क्या कर दिया है बेचारे डॉक्टर साहब के साथ? चौधरी वरदान विर्क ने रुमान शाह को करीब लाकर गले मिलते हुए हंसकर पूछा। रुमान शाह पूरी खुशदिली के साथ मुसाफा करते हुए चौधरी वरदान विर्क के गले मिल रहा था। दोनों शहजादे से बढ़कर एक लग रहे थे। शायद इनकी खूबसूरती का एक जैसा होना इस बात की दलील था कि दोनों ही पंजाबी लबो लहजे और शख्सियत के मालिक थे और खूबसूरती ऐसी थी कि दोनों में फ़र्क करना मुश्किल था कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों की हाइट तकरीबन 6 फुट के करीब, गोरी रंगत, खूबसूरत मोटी-मोटी गहरी आंखें जिन पर पलकों का घना साया था, चेहरे पर घनी मूंछ और हल्की-हल्की दाढ़ी। ये दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अरबी शहजादे हों। दोनों की शख्सियत में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था। वरदान विर्क की आंखें नीली थीं, जबकि रोमान शाह की आंखों का रंग कुदरती ब्राउन था, मगर दोनों की आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे कई रातों से राज छुपाए हुए हों। मगर रोमान शाह के डिम्पल जो चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई तो एक दिलकश और दिलों को बहा लेने वाले रोशनी की तरह दिखाई देते। इनका डिम्पल इतना मुनफरिद था कि जैसे इसकी मुस्कुराहट में एक जादू छुप कर रहता था, जो किसी भी दिल को मसरूर कर दे। दोनों में एक चीज़ और भी एक जैसी थी। दोनों ही परफेक्ट बेटे थे, परफेक्ट भाई थे, परफेक्ट दोस्त थे और परफेक्ट शौहर और आशिक थे। ये चीज़ दोनों को एक जैसा बनाती थी। रुमान शाह ने गर्मजोशी से मिलते हुए कहा, कैसे हैं चौधरी वरदान बेग साहब? आपसे मुलाकात का इरादा था हमारा, मगर खुशकिस्मती में है कि आप हमें इससे पहले मिल गए। वरदान ने खुशदिली से जवाब दिया, जनाब, हमें तो जब आपके ज़िंदा होने की खबर मिली, हम खुशी से समा नहीं पाए थे और हम आपके रूबरू मिलने का इरादा कर चुके थे। हमारी टिकट्स भी बुक हो चुकी हैं कराची आने के लिए, मगर खुशकिस्मती देखिए कि आप हमें यहाँ मिल गए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आप आएँ, हम आपको वहाँ की खूबसूरती दिखाएँगे और वेट करेंगे आपके आने का। हमें खुशी होगी दिलावर से ये जानकर कि हमारी गैर मौजूदगी में भी आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी से नहीं तोड़ा। हमें खुशी है कि इस बात की कि मुश्किल वक्त में भी आप हमारी फैमिली और हमारे बिजनेस के साथ मजबूत साहिबान की तरह खड़े रहे। रोमान शाह, तुम भाई हो यार, कैसे मुश्किल वक्त में तुम हम भाभी और बच्चों को अकेला छोड़ सकते हैं, और नफ़ा आए या नुकसान तुम्हारी कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट रखकर मैंने
तुम पर कोई एहसान नहीं किया। अगर ये मुश्किल वक्त पर मुझ पर आता तो तुम भी यहीं करते। चौधरी वजदान बेग ने मजबूत लहजे में कहा। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मेरी ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों की कमी नहीं है, वरना यहाँ तो लोग किसी के जाने के बाद इनकी फैमिली से छीन कर प्रॉपर्टीज़ हज़म कर लेते हैं, मगर मेरे दोस्त हमेशा ही गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली के साथ सपोर्ट की तरह खड़े रहे हैं। रमान शाह ने खुश दिली से इसकी तारीफ की, क्योंकि सच में वजदान ने बहुत अच्छा रोल निभाया था। इसके जाने के बाद एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो रमान शाह खुद साइन किया था, मगर रमान शाह के जाने के बाद भी दिलावर के साथ वजदान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा था, जबकि कुछ अरसे के लिए काफ़ी घाटे में भी रही थी। ऐसे में वजदान ने दिलावर को बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हुए कंपनी को अपने पैरों पर वापस खड़ा करवा दिया था। चौधरी वजदान बिर्क और मलिक ज़ुबैर, जो कि मीरत के बाबा थे, अब वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। इन्होंने इस कड़े वक्त में अपने दिमाग को दिलावर के दिमाग के साथ मिलाकर इस कंपनी को डूबने से बचा लिया था। ऐसे एहसानात को रोमान शाह नहीं भूल सकता, क्योंकि दिलावर ने हर एक चीज़ डिटेल में रोमान शाह को बताया था। शाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार, ऐसे तो नहीं करते, बेचारा दोस्त है हमारा। अहमद ने संजीदा लहजे में मगर आंखों में शरारत लिए कहा। वो शाहजेब की नीचे गिरते हालत पर दिल में मजा ले रहा था, लेकिन रोमान शाह को रोकने की एक्टिंग करते हुए जाहिर कर रहा था कि इसे इस हरकत पर एतराज़ है। रोमान शाह, जो इस वक्त बरस्तान से बात में मसरूफ था, अचानक अहमद की तरफ मुड़ा। सुबह के इस वाक़ये की याद जैसे इसे फिर से ताज़ा हो गई थी, जब अहमद और शाहज़ेब ने टेबल पर रायम की बात पर हँस-हँस कर इसे शर्मिंदा किया था। एक लम्हे में फ़ैसला करते हुए रोमान शाह ने गहरी नज़रों से अहमद को देखा, और वो बगैर किसी वज़ाहत के इसे भी शाहज़ेब के पीछे धक्का दे दिया था। चल बेटा, तू भी जा। दमे इको दी दे चट चट्टो वट्टो जे। रोमान शाह पंजाबी में कहते हुए अपनी हँसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथ मसलता मुस्कुराता खड़ा था, जैसे इसने बहुत बड़ा कारनामा सा अंजाम दिया हो। सबके मुंह हैरत से खुले रह गए थे। आज का दिन वाकई अनोखा था। रोमांच अपनी पुरानी मस्ती भरी आदतों पर वापस आ चुका था। ये वही रोमांच था जो दोस्तों से बेपनाह मोहब्बत करने वाला था, लेकिन एक गुस्से में इसके इनकी खूब ग्लास भी ले लेता था। रोज दोस्ती के इन लम्हों में सबको पुराना रोमांच अब वापस मिल गया था, जो अपनी मोहब्बत और मस्ती से दोस्तों की जान भी निकालता था और इनके लिए जान देता भी था। भाई, इतनी बर्फ में बेचारे को गिराकर इसकी हालत ख़राब कर दी है। आसिम ने अहमद और शाहजेब की तरफ देखते हुए तरस खाने वाले अंदाज में कहा। तो क्या ख्याल है, तुम भी तैयार हो जाओ नीचे जाने के लिए। रोमान शाह ने, जो कि अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, आसिम की तरफ मुड़कर कहा। चलेंगे, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अच्छा, इसमें जो वजदान बेग की एंट्री हुई है वो शिद्दत यार के हीरो हैं, तो आप लोगों ने अगर शिद्दत यार नहीं रीड किया तो जाकर मेरे दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ जाकर आप लोग रीड कर लें। अगर आपको नॉवल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।